आज जो है ऑडियंस एनालिसिस पे बात होगी। ऑडियंस एनालिसिस क्या चीज़ है? इट इज़ द प्रोसेस of gathering information about the people in your audience so that you can understand their needs, expectations, belief, values, attitudes and likely their opinion। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको बोल्ड भी कर देते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है। और बेसिकली क्या है कि कोई भी आप जब स्पीच देने लगते हैं तो स्पीच देने से पहले इट इज़ मच बेटर इफ यू एनालाइज योर ऑडियंस। आपको पता हो कि आप किन लोगों के सामने स्पीच देने लगे हैं। उससे आपको ना सिर्फ आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी बल्कि आप बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप उनकी नेचर को समझते हैं। और इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर लें। नीचे इसके अंदर आप तीन तरह के एनालिसिस हैं। देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। तीन बड़ी किस्में हैं। द फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक एज। इसको मैं करता हूँ वन। पहला टॉपिक है डेमोग्राफिक एज, सॉरी डेमोग्राफिक एनालिसिस। डेमोग्राफिक एनालिसिस में ये फिर आगे कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि डेमोग्राफिक में होता क्या क्या है। इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। इसमें एज का फैक्टर है, इसमें जेंडर है, इसमें कल्चर है, इसमें रिलीजन है, इसमें ग्रुप मेंबरशिप है, इसमें एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है। ये सारे फैक्टर जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, इनको मैं अगर नंबर दूं तो ये इसी में ही आते हैं सारे। डेमोग्राफिक एनालिसिस के ही सारे फैक्टर हैं। उनकी उम्र कैसी है, मतलब डेमोग्राफिक का क्या मतलब है कि दी पीपल विच आर गोइंग टू लिसन योर प्रेजेंटेशन, उनके बारे में डिटेल्स। ठीक है। अबाउट देयर एज, अबाउट देयर जेंडर, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, कोई जॉब करता है कैसी करता है, किसी ने को मेंबरशिप वगैरह ली है या कौन सी डिग्री प्रोग्राम कर रहा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो डेमोग्राफिक एनालिसिस में वन बाय वन हम अगर चीजें पढ़ें तो उसने कहा सबसे पहले एज। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, ये आपने ये वाली नहीं करनी। इसमें हम अपनी कुछ एग्जांपल्स लेकर चलेंगे। ये पुराना डाटा है और ये एक यूएसए की यूनिवर्सिटी ने अपना एक टाइप करके लिखा हुआ है, तो हमने ये नहीं लेना। हम अपनी एक बात इसमें लिखेंगे। एज के हवाले से सबसे पहले क्या कि एज ग्रुप आपको पता है डिफरेंट है और उनके लिहाज से उनकी थिंकिंग थिंकिंग कैपेबिलिटीज में भी डिफरेंस होता है। तो एज में जो सबसे अहम चीज आप लिख सकते हैं, मैं ये रेज कर रहा हूँ बच्चों, ये हमने इसमें से नहीं पढ़ना और इसको आप बेशक रहने दें। इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं। हम इसको ऐसे करते हैं। थिंकिंग कैपेबिलिटीज में फर्क होता है। ठीक है। कैपेबिलिटीज में फर्क है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज में फर्क है, अंडरस्टैंडिंग में फर्क है और इसी तरह लाइकिंग डिसलाइकिंग में फर्क है। ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। बच्चों की सोच, उनके लिए किसी और तरीके से बात करनी चाहिए। बड़ों के लिए लड़कपन वाले बच्चे जिस तरह आप हैं इस वक्त, जो भी इमेच्योर इमेच्योर भी नहीं है, मेच्योर भी नहीं है, सेंट्रल एज जिसमें भी बच्चे ऑलमोस्ट वो यंगस्टर्स जिनको बोलते हैं, वो यंगस्टर्स जो हैं उनकी अपनी एक पसंद नापसंद होती है, उनको अपना एक अपना एक तरीका है। और उसकी इसी तरह फिर एक मेच्योर वंस हमारी एज के जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वो उनकी अपनी एक पसंद नापसंद है। उसके बाद फिर ओल्ड एज, बुढ़ापे में जो बुजुर्ग हैं उनकी अपनी एक पसंद नापसंद है। यू हैव टू नो कि आप किन से बात कर रहे हैं, उसी के लिहाज से फिर आपको उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी स्पीच को तैयार करना चाहिए। बच्चों के लिए उसमें कोई फन फैक्ट्स डाले जा सकते हैं, बच्चों के लिए कोई न्यू उसमें फनी चीज़ें डाली जा सकती हैं। यंगस्टर्स के लिए कोई अट्रैक्टिव चीज़ें डाली जा सकती हैं, जैसे कोई फैक्ट्स बता दिए जाए, कोई फिगर्स दिखा दी जाए, कोई न्यू टेक्निक सिखा दी जाए। यंगस्टर्स इसके अंदर बड़े तेज होते हैं सीखने के लिए। और ओल्ड एज में जाकर आपको पता है वो इतना सीखते नहीं है, तो उसमें ज़्यादातर सजेशंस होती हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन उनको सिखाया नहीं जा सकता और उनको उस लेवल पर आप बहुत ज़्यादा कोई डिक्टेट नहीं कर सकते, बल्कि वो इसको गुस्सा कर जाएंगे अगर आप उनको ज़्यादा कोई डिक्टेट करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादातर सजेशन या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो एज फैक्टर के अंदर ये सारी कंडीशंस आती हैं। देन वी हैव जेंडर। जेंडर में भी उसने ये जनरल बातें लिखी हैं और ये हम मैं इसको रेज कर रहा हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। वी विल राइट अवर ओन पॉइंट्स इन इट। और जेंडर में कौन से हमारे पॉइंट बनते हैं जी? जेंडर में हमारे पास देखें जी, मेल्स की अपनी पसंद नापसंद है और मेल्स का एक खास कल्चर है, मेल के अपनी एक कह लें कि लाइकिंग डिसलाइकिंग है या उनकी अपनी एक नेचर है। मेल नेचर को या फीमेल नेचर को सामने रखते हुए आप अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं। जब हमने सिर्फ बॉयज़ के सेक्शन में कोई लेक्चर देना हो तो उसमें इतना कोई फोकस नहीं होता या इतना हम उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करते। और या उसको ज़्यादातर फोकस किया जाता है मेल के हवाले से।
मतलब फील्ड जॉब के हवाले से ज़्यादा बताया जाएगा या फील्ड के हवाले से ज़्यादा बात होगी। अगर कोई लेक्चर सिर्फ फीमेल्स को देना हो तो फिर कोशिश होगी कि फीमेल ओरिएंटेड बात की जाए, या फीमेल फीमेल का जो स्कोप है अपॉर्चुनिटीज उनके लिए या उनके स्कोप के हवाले से, वो डिपेंड करेगा आपके प्रेजेंटेशन के टॉपिक पर कि आप किस पे टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दी पॉसिबिलिटीज ऑफ जेंडर। बाद दफा ऐसा होता है आप एक टॉपिक में लेक्चर दे रहे हैं, फर्ज करें आप फ्यूचर या ब्राइट स्टूडेंट के ऊपर कोई लेक्चर दे रहे हैं कि हाउ यू कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइट, तो उसमें भी डेफिनेटली यू हैव टू टेक ग्रेट केयर कि आप मेल की भी नुमाइंदगी करें, आप फीमेल की भी नुमाइंदगी उसमें करें। हमारे इस केस में ये बच्चे जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, इनमें मिक्स पॉपुलेशन है। हमारे पास फीमेल भी हैं, हमारे पास मेल भी हैं। मेल की प्रपोर्शन ज़्यादा है, तकरीबन 60-70% मेल्स हैं, 30% 40% फीमेल्स हैं। तो इस केस में फिर हमारा जो लेक्चर होता है, हमारी कोशिश होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी कोशिश होती है कि उसमें इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टन आस्पेक्ट जो कि स्पेसिफिक टू मेल और फीमेल हो, तो फिर हम डेफिनेटली उनको अलग अलग टच करते हैं, उनको अलग अलग बताते हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी होगी। इसी तरह पसंद नापसंद में डिफरेंस है। मेल ज़रा थोड़े से आउटस्पोकन टाइप होते हैं, मेल ज़रा थोड़ी सी बोल्ड बात पसंद करते हैं। मेल जो है वो ज़्यादा कह लें कि फील्ड ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं। फीमेल ओरिएंटेड जो नेचर है, ऑल्दो ये सारी बात सच्ची नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। फीमेल में ज्यादातर जो है वो कह लें कि हमें बड़ा ध्यान से अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कोशिश करनी पड़ती है कि उनकी भी नुमाइंदगी की जाए, उनको उनके बाउंड्रीज में रहते हुए उनकी पॉसिबिलिटीज बताई जाए। ठीक हो गया। तो ये जेंडर के हवाले से। कल्चर, कल्चर का आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस इलाके में आप वो स्पीच करने जा रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सारी मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। कल्चर से मुराद क्या है कि जिस किस इलाके में, इन विच एरिया यू आर गोइंग टू, इन विच एरिया यू आर गोइंग टू डिलीवर योर स्पीच। मैं इसको बाद में थोड़ा सा फिल कर दूंगा, कोशिश करूंगा, नहीं तो वैसे ये लेक्चर अवेलेबल होगा नेट पर, आप इससे इसको फिल कर लेना। तो एग्जाम्पल क्या है कि आप फर्ज करें पंजाब में एक लेक्चर देते हैं, या आप फर्ज करें, मैं कहता हूँ लोअर पंजाब की बात करते हैं, उसके हवाले से कोई लेक्चर तैयार करते हैं, तो किस लैंग्वेज में बोला जाए। पंजाब में लेक्चर दे रहे हैं, डेफिनेटली पीपल विल बी हैप्पी टू लिसन यू इन पंजाबी लैंग्वेज, बजाय इसके कि आप सिंधी जुबान में जाके लेक्चर देना शुरू कर दें या इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। किसानों को लेक्चर दे रहे हैं, उसमें इंग्लिश बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। उसके बरक्स इसी तरह आप किसी बड़े लेवल पर जाकर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स को या टीचर्स को लेक्चर दे रहे हैं, उसमें कोशिश होगी कि इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहे हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। तो रीजनल लेक्चर्स में लोकल लैंग्वेजेस चलती हैं आमतौर पर। रीजनल एरियाज के हवाले से आप कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेजेस उसकी जो है वो बोली जाए, ताकि उनको ज़्यादा बेहतर पता लगे। और इंटरनेशनल या ग्लोबल एरियाज में, ग्लोबली अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें फिर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। और इन केस अगर सिर्फ बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंग्लिश अकेली नहीं चलती, उसमें बड़ी बड़ी जुबानें साथ में लेकर चलते हैं, जैसे रशियन है, जैसे अरेबिक है, इस तरह की मोटी मोटी बड़ी बड़ी जुबानें जो हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं कि यार ये इनको इसमें लेक्चर दे दिया जाए, किसी तरीके से ये ज़्यादा आवाम तक पहुँच सके। तो ये कल्चर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह फिर मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ कवायद जवाबित हैं। कुछ जगहों पर कुछ ख़ास किस्म की एक्शंस को पसंद किया जाता है, कुछ जगहों पर उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि वहाँ की नॉर्म्स क्या है, वहाँ के कल्चर क्या है, उस हवाले से वो कहीं रिस्पेक्ट भी ना चला जाए जो आप बात कर रहे हैं, तो उसको बड़ा ध्यान से देखना है। आखिरी बात, उसके बाद इसमें आ गई रिलीजन की। ये मैं बंद कर रहा हूँ फिर से हेडिंग्स को, आप इस तरह इसको साइड पर क्लिक करके खोल लेना फिर, अगर खोल नहीं रहे तो। आखिरी बात है जी इसमें हेडिंग की, और हेडिंग में आप इसको कर ले, सॉरी इसको ऐसे लिखा रहने दे, मैं बात इसका कर लेता हूँ। तो कल्चर के बाद रिलीजन। रिलीजन में क्या है कि देखें, मुख्तलिफ हमारे इस इलाके में तो मोस्टली पाकिस्तान में तो डोमिनेंट रिलीजन मुस्लिम्स हैं, और इवन की क्लासेस भी जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को वो मुस्लिम्स ही होते हैं। बट देर आर फ्यू परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन एंड समटाइम्स हिंदू ऑल्सो। बट इन द वर्ल्ड देर आर लॉट्स ऑफ रिलीजन्स एंड, और आप जिस इलाके में जा रहे हैं उसकी अपनी एक प्रोपोर्शन होगी। तो उस हवाले से फिर आपको वो अपना लेक्चर तैयार करना पड़ेगा कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए या कोई उसको ऑफेंसिव ना ले जाए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने जहन में रखना रिलीजन के हवाले से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस्लामी में मुसलमानों को, मुस्लिम्स को लेक्चर दे रहे हैं, उसमें आप डेफिनेटली इस्लाम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो
ठीक है, वेल एक्सेप्टेड है। अगर उसमें क्रिश्चियन ज़्यादा हैं और वहाँ पर जाकर आप इस्लाम या सलाम की बात करें तो माइट भी वो उसको और ही ना करें, वो कहिए क्या बोल रहा है यार, किसी बोल रहा है पता नहीं है इसका। उसकी बजाय गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग के वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेंगे स्टार्ट करने के लिए। इस तरह की बातें कुछ। बाकी ये कि अगर लेक्चर में कोई सेंसिटिव इशू है और आप समझते हैं किसी खास रिलीजन के अगेंस्ट है तो फिर कोशिश करेंगे कि उसको उस एंगल से, अगर वो आवाज़ आ रही है मेरी बच्चों? हाँ जी, अब आवाज़ यस आ सर, रही आ रही है। है। ओके। तो मैंने कहा अगर अगर किसी एरिया में आप किसी रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू फील के किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिलीजन के बारे में ऑफेंसिव बात हो सकती है या वो उसका बुरा मना सकते हैं, इफ़ यू फील के वो लोग वहाँ पर हैं या उस एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर कोशिश की जाएगी कि ऐसी बात भी ना की जाए। तो ये उसमें आ जाती है कि ऑडियंस एनालिसिस में आप पहले देख लें कि किन से बात करने जा रहे हैं, उसके लिहाज से अपनी स्पीच को तैयार कर। रिलीजन के बाद फिर आगे इसी तरह इसमें ग्रुप मेंबरशिप। ग्रुप मेंबरशिप की बजाय मैं इसको ज़्यादा बेहतर करूं तो इसको ग्रुप मेंबरशिप की बजाय आप कर ले स्पेशलाइजेशन। आपके हवाले से ज़्यादा बेहतर है। स्पेशलाइजेशन मीन्स के इफ़ यू आर टॉकिंग टू सम स्पेसिफिक पीपल, तो फिर उसमें आप डेफिनेटली उनके लिहाज से बात करेंगे, उनके लिहाज से एग्जांपल्स लेंगे। मैं यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, आपसे प्लांट्स के हवाले से बात की जाए, आपके लिए कोई आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, तो आप बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए हम कोई बिजनेस के हवाले से बात करें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर यही यहाँ पे वेटनरी के स्टूडेंट्स बैठे हों और वो एनिमल साइंसेज से बिलोंग करते हों तो उनके लिए फिर एनिमल साइंसेज की एग्जांपल ज़्यादा सूटेबल रहेगी। हमारे यहाँ पर वो जो अक्सर वो स्टैट पढ़ाते हैं ना एग्रीकल्चर वालों को, तो वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की अक्सर शिकायत यही रहती है कि वो जो स्टैट वाले एग्जांपल्स उनको कोट करते हैं क्वेश्चंस में वो ज़्यादा होती हैं जनरल साइंसेज की, कि जी अगर एक बंदे के पास इतने बर्गर हैं, इतनी शीप्स हैं, या इस तरह की बातें होती हैं। तो वो कहते हैं हमें तो ये बताएं कि प्लांट्स के हवाले से इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल चीज़ों को क्लियर करती है, लेकिन अगर एग्जाम्पल आउट ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट हो और आउट ऑफ योर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन हो तो फिर वो आपको कंफ्यूज भी कर देती है। ठीक है ना। बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस के रिलेटेड एग्जांपल्स ही सूट करेंगी। जैसे भी हम ये ऑडियंस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, मैं अगर इसमें आपको ये कहूँगा किसानों को आपने लेक्चर देना तो शायद वो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर यही मैं कहूँ कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और उसके लिए आप कोई स्पीच तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ लगेगी कि हाँ उसमें स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है, कि लोग किस तरह के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, या प्राइस ओरिएंटेड आ रहे हैं जो कीमत के लिहाज से उसको पसंद करेंगे, या जनाब उसकी लुक के लिहाज से उसको पसंद कर रहे हैं। उसके हवाले से आप फिर उस अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, ठीक है ना, कि फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज कह ले इसको, वो ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो इस हवाले से कोई खास मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको उनके हवाले से एग्जांपल्स दें। कोई एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ और है, बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ और है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। बिजनेस स्टूडेंट्स कुछ और कर रहे हैं तो उसी हवाले से एग्जाम्पल सेट करें। ज़्यादा सूटेबल इसमें आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके इसकी एग्जाम्पल देते हैं तो वो एटलीस्ट उससे रिलेटेड होनी चाहिए। देन एजुकेशन लेवल। एजुकेशन अकेला नहीं, एजुकेशन लेवल कर ले ज़्यादा बेहतर है। लेवल में क्या है कि किस कह लें कि लेवल के बच्चों से आप रब्ता कर रहे हैं या किनको आप स्पीच देना चाह रहे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उसमें ज़रा आसान आसान बातें की जाए, मोटी मोटी बातें की जाए, तस्वीर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। कोई साइंटिफिक कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, कोई बैचलर या मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ग्राफ या टेबल्स वगैरह प्रेजेंट किए जा सकते हैं जो उनको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे दें किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो ये इसमें उनकी एजुकेशनल लेवल कि प्राइमरी का लेवल है उनका बच्चों का, या सेकेंडरी लेवल है, या हायर क्लासिफिकेशन है, ये इस हवाले से ये आप इसके अंदर कुछ बातें लिख सकते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन है। तो ये एजुकेशनल लेवल भी इस लिहाज से क्लियर हो गया। देन वी हैव ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में वो किस हवाले से किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, या कि बिलोंग भी करते हैं कि नहीं करते। समझ गए कि डिपेंड करता है। वो मजदूर टाइप बंदा है, वो उसके लिए किसी और तरीके से स्पीच तैयार की जाएगी। उनको उसके पास टाइम भी अवेलेबल है कि नहीं है, ये उसने यहाँ पे बातें लिखी हैं, ये इसके अंदर ठीक लिखी हुई हैं, आप यही यहाँ से बेशक पढ़ लीजिएगा, ऑलमोस्ट ठीक ही लिखी हुई हैं। कि फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे मैनी पीपल बिलीव दैट टीचर्स वर्क ऑन 8 आवर डे एंड हैव समर ऑफ।
ऑल्दो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, हमें समर में भी बुलाया जाता है, लेकिन ये है कि बाहर के मुल्कों में टीचर्स जो हैं वो बड़ी लग्जूरियस एक उनकी जॉब होती है, उसमें ये होता है कि वो 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ाते हैं, और समर सेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट का फ्री होता है। तो उसमें व्हेन यू आस्क टीचर्स, तो कहता है अगर आप टीचर के लिए कोई लेक्चर तैयार कर रहे हैं, यू माइट बी सरप्राइज, आप हैरान रह जाएंगे, फाइंड आउट दैट दे टेक वर्क होम विद देम फॉर इवनिंग एंड वीकेंड्स, कि वो आमतौर पे जो उनका काम होता है इस तरह का, वो वीक इवनिंग पर या वीकेंड्स वगैरह में रखते हैं, या फिर ड्यूरिंग समर सेशंस में वो इस तरह के प्रोडक्टिव काम या एक्स्ट्रा ड्यूटीज कर सकते हैं। दे में टीच समर स्कूल एज वेल एज टेकिंग कोर्सेज इन ऑर्डर टू कीप अप विद द न्यू डेवलपर इन द फील्ड, को बता रहा है कि इस हवाले से टीचर्स को लेक्चर देने के लिए प्लान करें अपना लेक्चर समर मंथ्स के अंदर, जब गर्मियों की छुट्टियां वगैरह हों, उसमें वो टीचर फ्री होंगे, ये बात आपको समझ लग जाएगी। उसके बरक्स वो कहता है अगर कोई मजदूर है या कोई दिहाड़ीदार तबके वाला बंदा है, तो उसको डेफिनेटली वो सारा दिन बेचारा फील्ड में काम करता है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, तो फिर इवनिंग में शाम के वक्त लेक्चर रखा जा सकता है जब वो वहां से फ्री हो। ठीक है। या ऑफ सीजन में कोई फार्मर है और वो क्रॉप लगाता है, जैसे मैं कहता हूँ गंदम है, इस इलाके में लगती है, तो जब गंदम की कटाई खत्म हो जाए उसके बाद आप उनको लेक्चर दे सकते हैं, तो वो माइट भी उस वक्त वो फ्री हों और वो आपका लेक्चर ले सकें। तो ये सारी बातें आप लिखी हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिए। क्लियर हो गया ये ऑक्यूपेशन भी। तो ये है पहला डेमोग्राफिक एनालिसिस। अब डेमोग्राफिक एनालिसिस में उसने यहाँ पे एक बात की है कि ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये सारी बातें इतनी सारी हमने की हैं। आमतौर पे ये जेंडर, कितने लोग आ रहे हैं, एज ग्रुप क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, और उनकी एथनिसिटी या वो किस कैले ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह, ये कहाँ से पता चलेगी। तो उसने कहा आमतौर पे यू कैन आस्क, यहाँ पर उसने एक बात लिखी, यू कैन आस्क द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इनवाइटेड टू स्पीक। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बुला रही है ना कि आपने इस पे लेक्चर देना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह के लोग इस लेक्चर को सुनने के लिए आएंगे। डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ डिटेल उसके बारे में देंगे कि हमने इन्विटेशन स्कूल्स को दिया है या कॉलेजेस को दिया है, या हमने ये फर्ज करें टेलीविजन में कोई एडवर्टीजमेंट लगाई है इसके बारे में, तो उसके हवाले से आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन से लोग इस लेक्चर को सुनने के लिए आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जनरल हो गया जी डेमोग्राफिक। उसके बाद है साइकोग्राफिक एनालिसिस। साइकोग्राफिक मीन साइकोलॉजी से रिलेटेड, और साइकोग्राफिक एनालिसिस में कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 के प्री एग्जिस्टिंग नोशंस, आपके टॉपिक के बारे में लोगों की पहले क्या राय है, वो उसके बारे में क्या समझते हैं। आया कि कोई नेगेटिव आपका टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में लोग गुस्सा कर सकते हैं, या वो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है। तो और इस तरह के लोगों की अक्सरियत की राय उसमें क्या है, जो आप बात करने जा रहे हैं वो अक्सरियत की राय के साथ है कि अक्सरियत की राय के अगेंस्ट है। ये इसी में आ जाती हैं प्री एग्जिस्टिंग नोशंस अबाउट योर टॉपिक। देन प्री एग्जिस्टिंग नोशंस अबाउट यू, आपके बारे में लोगों की क्या राय है। अगर तो आपको वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं और आपको लोग सब जानते हैं, तो क्या आपके बारे में ओवरऑल राय पॉजिटिव है, या आप मशहूर है झगड़ा करवाने में या लड़ाई करने में या ऑफेंसिव बातें बताने में या बोल्ड स्टेप्स लेने में। तो इस तरह की चीजें वो इसमें ये चीजें आ जाती हैं। अच्छा, फिर इसी में ये भी दो ये पॉइंट हो गए साइकोग्राफिक एनालिसिस में। इसमें सिर्फ ये दो ही पॉइंट आपने लिखने हैं साइकोग्राफिक में। फिर नीचे सिचुएशन एनालिसिस तीसरा टॉपिक है। तो मैं इसको जरा नंबर दे दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको याद रहे कि कौन से 3 टॉपिक सर ने बताए हैं। ये जनाब 3 टॉपिक हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं। मैं आप ये प्री एग्जिस्टिंग नोशंस अबाउट योर टॉपिक इसमें बता दूं कि इसमें बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं कि जो टॉपिक आप लेकर जा रहे हैं उसके बारे में लोगों की क्या राय है। ठीक है। अगर तो वो जनरल है, कोई वेलफेयर के टॉपिक्स हैं, कोई रिलीजन के हवाले से टॉपिक है, कोशिश होगी कि किसी को हर्ट ना किया जाए, किसी को उसमें टारगेट ना बनाया जाए। और अगर कोई जनरल पर्पस जनरल अवेयरनेस मैसेज है कोई, तो वो आप जनरल वैसे रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस्लाह का मैसेज है, यू वांट टू इन्वेंट न्यू थिंग्स, या आप कोई चीज उसमें कह लें कि नहीं बताना चाहते हैं उस सिस्टम में, तो अगर वो लोग उसके अगेंस्ट कोई रेजर्वेशन रखते हैं तो फिर आपको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अदरवाइज स्पीच के दौरान आपको प्रॉपर स्पीच नहीं देने दी जाएगी या उसमें कोई बदबदगी पैदा हो सकती है। तो ये टॉपिक के हवाले से टॉपिक ध्यान से चूज करें और देखें कि उसके बारे में लोगों की अक्सरियत की राय क्या है, आप क्या समझते हैं न्यूट्रल बंदे के तौर पे कि अक्सर लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसको पढ़ लेना, जनरली ये इतना मुश्किल नहीं है। ना समझ लगे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। और ये बातें नहीं लिखनी जिसमें लिखी हुई हैं, फिर मैं ये बात कर दूं। आपने जनरल पर्पस बात करनी है, वट एवर यू लाइक, इसमें उसको आसान अल्फाज में बयान कर दें जो मैंने अभी आपको बात बताई। प्री एग्जिस्टिंग नोशंस अबाउट यू, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जनरल है। आपके बारे में लोगों की क्या राय है। ठीक हो गया। आपके बारे में पॉजिटिव राय है कि नेगेटिव राय है, उस हवाले से फिर आपको टॉपिक को तैयार करना है, उसके अंदर एग्जाम्पल सेट करनी है वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद है
लास्ट वर्ड दैट इज सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस वो एनालिसिस है जो आप किसी भी एरिया में उस जगह पर जाकर एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। ये एरिया टू एरिया वेरी करेंगे, और ये एनालिसिस पहले नहीं हो सकते, ये बाद में होते हैं। और इनमें कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस कॉल्ड सिचुएशनल एनालिसिस। इसमें क्या है, इट फोकसेस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्पीकिंग सिचुएशन। जिस जगह पर आपको स्पीच देने के लिए कहा गया है, वहां की सिचुएशन क्या है, उसकी बेसिस पर आप तय करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। इसमें ये इसको मुझे छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है, नीचे डिटेल में आ रहा है ये टॉपिक, उसके तरह पढ़ेंगे। नंबर 1 है ऑडियंस साइज, और ये बड़ी काम की बातें हैं जिसमें सिचुएशन एनालिसिस में लिखी हैं, और ये आपके हवाले से बड़ी अहम है। ऑडियंस साइज, कितनी ऑडियंस को आपने लेक्चर डिलीवर करना है। अगर 20 लोगों को करना है उसके लिए स्पीच का अंदाज कुछ और होगा, अगर 2000 लोगों को करना है उसके लिए स्पीच का अंदाज कुछ और होगा। यहाँ पर उसने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, उसने कहा है कि इन अ टिपिकल क्लास योर ऑडियंस इज लाइकली टू कंसिस्ट 20 to 30 लिसनर्स। एक आम क्लास में, क्लासरूम में 20 से 30 बच्चे होते हैं, मैक्सिमम 40 भी हो सकते हैं। उसमें 20-30 बच्चों के लिए आप जब लेक्चर तैयार करते हैं तो उसमें आप इनफॉर्मल लेक्चर दे सकते हैं। आप उनसे गपशप लगाते हुए हल्के फुल्के मिजाज में बात कर सकते हैं, उनको भी अलाउ करते हैं कि वो भी अपनी बात आप तक पहुंचाएं, और आप हर बच्चे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मली आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पीच, यहाँ तक की सारी बातें ये इसी में लिखी हुई हैं, और मैंने ये इनका निचोड़ आपको बता दिया, उसने ये इसमें बात की है। और अगर, लेकिन कहता अगर आप लार्जर ऑडियंस को डील कर रहे हैं, आप पर बहुत ज्यादा तादाद है, और आप किसी जगह पे स्टेज पे कुछ शो कर रहे हैं या आप कोई स्पीच दे रहे हैं, उसमें ऑडियंस आपको सुन रही है, बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है सामने, तो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल। उसमें आप वो ये रिस्क नहीं खेल सकते कि आप उसमें हल्का सा कोई मजाक या तंजो मजाक करें। अगर आप करेंगे, अगर आप उनको थोड़ा सा भी हाथ पकड़ाएंगे, तो फिर क्या होगा, हर शख्स अपनी राय आप पे उसका इजहार करेगा, और अगर वहाँ पे 1000 स्टूडेंट या 1000 बंदा इकट्ठा हुआ हुआ, तो डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होगा कि उन सब की बात सुनी जा सके और उनसे सवाल पूछा जा सके और उसका जवाब दिया जा सके। तो उसमें फिर यही होता है कि उसमें फिर बड़ा फॉर्मल वे में आप सिर्फ उनकी बातें उनको बताते हैं, और कोशिश होती है कि उनको कोई बात बोलने ना दी जाए, क्योंकि अगर उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर वो आपको टाइम नहीं मिलेगा। यू शुड बी स्टेइंग मोर स्ट्रिक्टली विद इन इट्स केयरफुल आउटलाइन। आप अपने आउटलाइन के अंदर अंदर रहते हैं, उससे बात को बाहर नहीं निकलने देते। और बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कि आप लोगों को देखें कि वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जहां पर मजमा कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाए वहीं पर आप बात को डाइवर्ट करें। तो ये जनाब, ये दो चीजें ऑडियंस एनालिसिस के हवाले से, ऑडियंस साइज के हवाले से। फिर है ओकेजन, किस कह लें कि जगह पर आप स्पीच दे रहे हैं, किस मौके पर आप स्पीच दे रहे हैं। 14 अगस्त के मौके पर डेफिनेटली उसके हवाले से बात होगी। किसी जगह पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, उसमें आपका फर्स्ट प्राइज आया है, आपको उन्होंने बुलाया है कि आप टॉपर हैं, आप एक स्पीच दें लेक्चर के हवाले से, तो डेफिनेटली फिर आपको वहां पर स्पीच देनी होगी। तो आमतौर पर उसने कहा कि इसमें यहाँ पर उसने कहा बहुत सारे ओकेजन हो सकते हैं, बहुत सारी स्पीचेस हो सकती है। कहीं पर कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई कन्वेंशन हो रहा है, स्टूडेंट्स का कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई कोई छुट्टी के हॉलीडेज के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेशन वगैरह हो रही है, तो उसमें मुख्तलिफ चीजें हो सकती है। जॉय, आप खुशी वाली तकरीर भी कर सकते हैं, आप गमी वाली तकरीर भी कर सकते हैं। फ्यूनरल्स वगैरह के ऊपर आप डेफिनेटली थोड़ा सा फीलिंग्स को शो करते हैं। लेकिन उसने कहा यहाँ पर ये याद रखिए कि हमेशा कोशिश किया करें कि मिक्स रिएक्शन या न्यूट्रल रिएक्शन के पास पास रहे। बहुत ज्यादा कह लें कि एक्सट्रीम की तरफ जाना अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह क्या है कि डेफिनेटली जब किसी फर्द करें आपको कोई प्राइज मिला है या कोई रिजल्ट सेरेमनी हो रही है, उसमें आपका पहला प्राइज आ गया या आपको फर्स्ट आए आप उसमें, तो डेफिनेटली आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन डेफिनेटली उस ऑडियंस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे जो इस वक्त हर्टेड होंगे, वो हर्ट हुए हैं, और उनको ये लगता है कि वी आर मोर डिजर्विंग देन यू, और वो समझते हैं कि ये नाइंसाफी हुई है हमारे साथ, हमारा प्राइज इसको मिल रहा है। तो देर आर पीपल जो विच हैव नेगेटिव फीलिंग्स एंड विच हैव नेगेटिव इंटेंशंस। तो आपको फिर बहुत ज्यादा अगर आप खुशी शो करेंगे, माइट भी वो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स भी वहां पर शो हो जाए। तो यूजुअली न्यूट्रल टू और स्लाइटली पॉजिटिव जो आपका वो कह लें कि बिहेवियर होगा, वो ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे उसने यही बातें यहाँ पे लिखी हैं कि अवार्ड सेरेमनी में हो सकता है आपको अवार्ड मिल गया, जिसको नहीं मिला वो कह रहा है कि यार ये तो ज्यादती होगी, मेरे साथ धांधली हुई है। इसी तरह ये पॉलिटिशियंस में भी, पार्टी में भी आप देखते हैं, इलेक्शन होता है और उसके बाद हर पार्टी कहती है या हम जीतेंगे या धांधली होगी। तो वो धांधली वाला तो हमेशा ही चक्कर यहाँ पे रहता है। तो वो कभी भी हम राजी नहीं हो सकते, इंसान जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, बहुत थोड़े लोग हैं जो सेटिस्फाई होते हैं।
तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ओकेजन कैसा है उसके लिहाज से फिर अपनी बात को ज़्यादा सीरियस नोट पर देना है या फन क्रिएट करना है, उस हवाले से आप अपनी स्पीच को तैयार करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ओकेजन के ऊपर हम कोई ये जनरल एक पार्टी चल रही है, फर्ज करें जी एक जनरल हमने पार्टी की है या स्पोर्ट्स गाला चल रहा है। अब स्पोर्ट्स गाले में बच्चे को कहा कि आप एक स्पीच तैयार करें, और वो स्पीच तैयार करता है और वो बड़ा सीरियस होकर उसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बतानी शुरू कर देता, तो आप बोर हो जाएंगे। वो स्पोर्ट्स गाले में तो बेसिकली फन क्रिएट करना मकसद था, उसमें तो आप ज्यादा इंटरटेनमेंट की बातें करेंगे। उसके बरक्स अगर कोई स्पेसिफिक कोई ओकेजन है, जैसे 14 अगस्त है, तो उसमें आपको कहते हैं कि आए जी आप इंडिपेंडेंस डे पे बात करें, वहां पर आकर आप मजाक करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी अलाउ नहीं है। ओकेजन के लिहाज से आप अपनी स्पीच को तैयार करें। अच्छा जी, फिर वॉलंटरीज, ये जो आपकी ऑडियंस में वॉलंटरीनेस ऑफ ऑडियंस, कितने लोग खुद से आपकी स्पीच सुनने आए हैं। यहाँ पर कुछ बातें बड़ी अहम है जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। उसमें उसने कहा कि स्पीच दो तरह की होती है, इसमें जो ऑडियंस आती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है वॉलंटरी ऑडियंस, जो खुद से आई है, वो उसको आपने बुलाया नहीं है, वो शौक रखते हैं आपकी बात सुनने का, वो इसलिए आए हैं। दे गैदर बिकॉज दे वॉन्ट टू हियर द स्पीच, वो इसलिए आए हैं कि वो ये बात सुनना चाहते हैं, एंड अटेंड द इवेंट और पार्टिसिपेट इन द इवेंट। और दूसरी है अ क्लासरूम ऑडियंस, एक जो क्लासरूम में, जिस तरह अब आप मेरे सामने बैठे हैं या आप ये जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें से बच्चे जो हैं वो वॉलंटरीली नहीं आए, वो उसको कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस। इसको पकड़ के बिठाया गया है किसी वजह से, इसको किसी मजबूरी के तहत हमने इसको बांधा हुआ अपने साथ। तो क्लासरूम ऑडियंस एक कैप्टिव ऑडियंस होती है। इसमें आपको पता है अगर आप क्लास नहीं लेंगे, टीचर पेपर नहीं देने देगा, या नंबर नहीं आएंगे, या हमें पता नहीं चलेगा क्या पढ़ाया गया, तो डेफिनेटली वो फिर आप उस हवाले से। तो कैप्टिव ऑडियंस जो होती है ना, ये आमतौर पे इतना ज्यादा चीजों को सुनती नहीं है, और ये आमतौर पे ग्रजिंग अटेंशन इनकी, वो कहता है दे माइट गिव ओनली ग्रजिंग अटेंशन, ये थोड़ी थोड़ी अटेंशन माइट भी आपको दे दे, वैसे इनका ज्यादा टाइम पास करना इनका मकसद होता है। ये क्लास में आ जाते हैं, जैसे इसी क्लास में बैठे हैं बच्चे, और वो बैठे बस ये वैसे ही कि टाइम गुजर जाए जल्दी जल्दी, बस सारा अटेंडेंस लगाए और जान छोड़े। तो उनमें फिर ये आपको देखना पड़ेगा। वॉलंटरी के लिए तो आप जो मर्जी इनको बताएंगे वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कैप्टिव में आप यू हैव टू मेक स्पीच योर स्पीच समवट इंटरेस्टिंग, ताकि थोड़ा बहुत उनका फोकस इसकी तरफ बना रहे। वॉलंटरी में भी यही है, फोकस बनाने के लिए। अगर आप बहुत बोरिंग होंगे तो वो फिर अपना इंटरेस्ट खत्म कर देंगे और वो उसको छोड़कर चले जाएंगे। कैप्टिव में तो वो जा ही नहीं सकते, वो बाउंड है, तो उसमें तो आप जो मर्जी उनको बताते रहे। ठीक हो गया। तो ये इसको भी ध्यान में रखना है किस तरीके से हमने ये स्पीच देनी है। क्लियर हो गया। उसके बाद आखिरी है फिजिकल सेटिंग्स। फिजिकल सेटिंग्स क्या है कि ऐसी चीजें जो फिजिकली आपने जाकर देखनी है, उसमें उसने चंद एक बातें की हैं कि जैसे कमरे की अरेंजमेंट, क्लासरूम कैसा है जहाँ पे मैंने स्पीच देनी है। मुझे कहते हैं कि जी आपने सर आपने फलां डेट को आना है और ये आपने इस यूनिवर्सिटी में स्पीच देनी है, तो उसमें मैं जाकर डेफिनेटली वो जगह देखना चाहूंगा पहले कि जिस जगह पे मुझे स्पीच के लिए उन्होंने जगह दी है, तो उसकी कंडीशंस कैसी हैं। वो हो सकता है आइडियल ना हो, वहाँ पे पंखा ना लगा हो किसी जगह पर, या जनाब आवाज पीछे तक ना जाती हो, या जो डिस्प्ले प्रोजेक्टर का लगाया है वो स्क्रीन किस जगह रखनी है कि वो सब लोगों को नजर आए। दो स्क्रीन चाहिए, या साउंड सिस्टम की जरूरत है, माइक्रोफोन चल रहा है, वगैरह वगैरह। और फिर वही स्टेज फ्रेट वाली बातें भी इसमें आ जाती है कि मैं खौफजदा तो नहीं हूँ कहीं, मैं अगर उस जगह के ऊपर जाके एक बार रिहर्सल कर लूंगा तो डेफिनेटली मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगा। तो ये चीजें सारी बच्चों इसमें आ गई, और यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। कोई सवाल है तो पूछ लें जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स?